बहुत समय पहले की बात है। नवादा नामक गांव में दिव्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या दिखने में बहुत काली थी, जिसके कारण लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत हिम्मत और ताकतवर लड़की बनाया था कि वो कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया करती और हमेशा दूसरों की सहायता करती थी। दिव्या अपने घर में इकलौती लड़की होने के कारण बहुत लाडली थी और उसके माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। गरीब होने के बावजूद उसके माता पिता रात दिन उसे खुश रखने के लिए मेहनत किया करते थे। अपने घर की गरीबी देखकर दिव्या अपने माता पिता से मिलने वाले लाड प्यार का गलत फायदा नहीं उठाती थी। दिव्या की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद दिव्या की माँ उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करती है और एक अच्छा लड़का सूरज ढूंढ लेने के बाद अपनी बेटी दिव्या की शादी उससे करवा देती है। दिव्या काली थी, लेकिन सूरज को दिव्या बहुत पसंद होती है। दोनों हंसी खुशी एक साथ अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद किसी की बुरी नजर पड़ने के कारण दिव्या के पति सूरज की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दिव्या घर में अकेली रहती है। लेकिन दिव्या एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने हार नहीं मानी और एक दिन वो अपने आप से कहती है, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं, इससे मेरा अकेले रहने का खर्चा भी निकल जाएगा और मुझे दर दर ठोकरें खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छे से काम करने के बाद मुझे प्रॉफिट भी बहुत होगा। इतना सोचकर दिव्या घर में रखे पैसों से एक दुकान किराए पर एक पड़ोस में रह रही गुप्ता जी से ले लेती है। गुप्ता जी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ एक वोकेशनल कोर्स किया था, जिसमें मैंने 2 साल अपनी मेहनत और लगन के साथ एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था। मुझे बहुत अच्छे मेकअप करने आते हैं और मैं बहुत से मॉडल को अपने मेकअप से बहुत अच्छा तैयार कर सकती हूँ। अरे वाह बेटी, तुम तो अपनी बहुत छोटी सी उम्र में बहुत अच्छे से काम संभाल लेती हो। मैं तुम्हें ये दुकान किराए पर दे सकता हूँ और तुम किराया महीने के लास्ट में दे दिया करना, ठीक है? इतना कहकर गुप्ता जी अपनी दुकान दिव्या को किराए पर दे देते हैं। दिव्या मन ही मन बहुत खुश होती है और मार्केट से जाकर अपने मेकअप किट और बाकी पार्लर का सामान ले आती है। अरे वाह, गुप्ता जी ने मुझसे एडवांस किराया नहीं लिया, इसलिए मुझे सामान लेने में आसानी हो गई। अब मैं अपनी दुकान बहुत अच्छे से अपनी मेहनत और लगन के साथ चलाऊंगी। इस तरह दिव्या अपनी दुकान में सारा जरूरत का सामान ले आती है और दुकान में रख लेती है। और अपनी दुकान साफ सुथरी करने के बाद दिव्या सारा सामान ढंग से सेट कर देती है और अपने नाम का ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा लेती है। उसके बाद दिव्या की दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं और दिव्या के काम से बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। दिव्या का काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद दिव्या के पास एक दुल्हन का मेकअप आता है। दिव्या उस दुल्हन का बहुत अच्छा मेकअप करती है। दुल्हन अपना मेकअप देखकर बहुत खुश होती है और उसे एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। ये सब देखकर दिव्या बहुत खुश होती है और अपने मालिक को दुकान का किराया दे देती है और इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं। दिव्या का काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। वहीं पास में एक और श्वेता नाम का पार्लर होता है और ये सब देख रही श्वेता दिव्या से मन ही मन जलने लगती है और फिर एक साधारण सी ग्राहक बनकर उसकी दुकान में आती है। मैंने तुम्हारी दुकान के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो और अच्छा फेशियल करती हो। क्या तुम मेरा भी फेशियल कर दोगी? ये भी कोई पूछने की बात है। मेरी तो ये पार्लर लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए ही बनी है। फेशियल करने से मैं आपको मना तो नहीं कर सकती। मैं तो खुशी से आपका फेशियल करूंगी। इतना कहकर दिव्या अपना सामान तैयार करने लगती है। दिव्या जैसे ही सामान तैयार करने लगती है, वहीं पास में बैठी श्वेता उसकी दुकान को अच्छे से देख लेती है
और फिर दुकान में इतना सारा सामान देखकर श्वेता के मन में लालच आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या श्वेता का अच्छा सा फेशियल कर देती है। उसके बाद श्वेता वहां से चली जाती है और रास्ते में जाते जाते श्वेता के मन में खिचड़ी पकती है। इस महारानी की दुकान तो देखो कितने जोरों शोरों से चलती है, और अभी इसको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि इसने मेरी दुकान ही बंद करवा दी। आज इसकी वजह से मेरे सारे ग्राहक इसकी दुकान पर आते हैं और मेरी दुकान खाली है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और उसकी दुकान में इतना कीमती सामान रखा है, मैं जरूर कुछ न कुछ करके वो सारा सामान फिर अपने दुकान में ले आऊंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। श्वेता कुछ न कुछ करके दिव्या की दुकान में घुसने का मौका ढूंढ रही होती है, लेकिन फिर एक दिन दिव्या को मार्केट से सामान लेने जाना होता है, और तभी श्वेता मौका देखकर दिव्या की दुकान में चोरी करवा लेती है और उसका सारा सामान अपने दुकान में रखवा लेती है। और फिर दिव्या जब मार्केट से वापस लौटती है तो ये सब देखकर दिव्या हैरान रह जाती है। अरे, मेरी दुकान का सारा सामान किसने चोरी कर लिया? ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर मुझे दुकान खोले हुए 1 महीना ही तो हुआ है। कोई मुझसे इतना कैसे जल सकता है? मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आज मेरे साथ गलत क्यों हुआ? दिव्या जोर जोर से रो रही होती है और पास में खड़े सभी लोग हैरान होते हैं कि उसकी दुकान में आखिर किसने चोरी करी होगी। दिव्या बहुत सारा कीमती सामान लेकर आई होती है और उसके पास पैसे भी नहीं होते। दिव्या वो सारा सामान दुकान में रखती है और अपना मन मजबूत करके फिर से काम शुरू करने की कोशिश करती है। क्या हुआ? चोरी तो हर किसी के यहाँ हो जाती है, मेरे यहाँ पर भी हो गई। कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके दुकान वाले को फिर से महीने के अंत में किराया दे दूंगी और मैं कोशिश करके अपनी दुकान बहुत अच्छे से चलाऊंगी। इतना घाटा होने के बाद भी दिव्या हार नहीं मानती और वो अपने आप से वादा करती है और अपनी दुकान फिर से चलाने का तय करती है। दिव्या की दुकान फिर से वापस पहले की तरह चलने लगती है। ये सब देख रही श्वेता फिर से उससे जलने लगती है और 1000 कोशिश करती है कि उसके कस्टमर वहां से हटकर श्वेता की दुकान में आने लगे, लेकिन कस्टमर दिव्या के काम से बहुत खुश होते हैं और दिव्या की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। ये सब देखकर श्वेता मन ही मन बहुत जलती है और एक दिन फिर से श्वेता उसकी दुकान से चले जाने के बाद मौका देखकर उसकी दुकान में आग लगा देती है। ना रहेगी दुकान और ना ही चलेगी दुकान और ना ही मेरा खून खोलेगा। अब मैं देखती हूँ कि ये क्या कोशिश करेगी। बहुत हो गया, इसने सारे लिमिट क्रॉस करके मेरा खून जला दिया। इस बात से बेखबर दिव्या अपने घर में आराम से सो रही होती है और अगले दिन जब अपनी दुकान पर आती है तो देखती है कि उसकी दुकान जलकर राख हो गई है। दिव्या अब जोर जोर से रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है। पास में खड़े सभी लोग भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर इतनी जलन मुझसे किसी को कैसे हो सकती है? मैं तो इस मार्केट में नई काम करने उतरी थी। मेरा तो अपना पति भी खत्म हो गया। किसी को मेरे विधवा होने का कोई गम नहीं, लेकिन मेरे काम की बढ़ोतरी होते हुए इतनी जलन होती है कि उसने मेरी दुकान पर दूसरी बार हमला किया है। हद है ऐसे लोगों को जो धरती पर आए हैं। पास में खड़े सभी लोग दिव्या को शांत कराते हैं और उसे पानी पिलाकर समझाते हैं। सबके समझाने के बाद थोड़ी सी दिव्या को राहत मिलती है, लेकिन फिर भी वो रोते रोते एक घने जंगल में पहुंच जाती है और उस जंगल में जाने के बाद दिव्या को भयानक भयानक आवाजें सुनाई देती है। ये सारी आवाज सुनकर दिव्या डर जाती है और कांपने लगती है कि तभी एक पेड़ में से आवाज आती है। घबराओ मत बेटी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे पास में रह रही श्वेता ब्यूटी पार्लर वाले ने किया है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि लालच करने वाला इंसान हमेशा पीछे ही रहता है और वो जिंदगी भर ऐसे ही अपना गुजारा करता है। वो कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी
और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम फिर से अपनी दुकान खोलोगी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक पेड़ को बोलता हुआ देख रही हूँ। और पेड़ देवता जी, आप मेरी मदद कैसे करोगे? जब इस दुनिया में इंसानों ने मुझे नहीं बचा पाया, तो आप तो एक पेड़ हो, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और तुम देखना, तुम्हारी दुकान फिर से ऐसे ही चलने लगेगी जैसे अभी चल रही थी, बल्कि इससे कई ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा। ये लो, ये जादुई लाल साड़ी है। तुम इस जादुई लाल साड़ी को अपने घर में जाकर पहनना और उसके बाद इससे तुम जो भी मांगोगी ये सारी इच्छा पूरी करेगी। क्या सच में पेड़ देवता ऐसा होता है? तो मैं जरूर इस साड़ी को जल्दी से जाकर पहनती हूँ और मैं अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान फिर से खोलती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी एक पार्लर की मदद से ही चला सकती हूँ। दिव्या पेड़ को धन्यवाद करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। पेड़ पहले की तरह वापस से खड़ा हो जाता है। दिव्या अपने कमरे में जाकर जादुई लाल साड़ी से कहती है, हे जादुई लाल साड़ी, इस गांव की सबसे सुंदर और बड़ी दुकान जो मेरे ब्यूटी पार्लर के लिए बन सकती है, वो दुकान मुझे बनाकर दे दो। दिव्या के इतना कहते ही जादुई साड़ी में से एक बड़ी सी रोशनी निकलती है और सीधा उसके घर के सामने जाकर गिरती है और फिर वहाँ पर उसकी एक बड़ी और सुंदर दुकान खुल जाती है, जहाँ पार्लर की सारी जरूरत के सामान होते हैं। ये सब देखकर दिव्या बहुत खुश होती है और ऐसी ही दिव्या उन जादुई लाल साड़ी की मदद से अपने पार्लर में जरूरत की सारी सामान रखवा लेती है और दिव्या की दुकान पहले से ज्यादा दुगनी चलने लगती है और सभी ग्राहक दिव्या से बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे दिव्या एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और उसे दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं और वो अपने काम के लिए बाहर जगह जगह मेकअप करने जाती है। ये सब देख रही श्वेता उसे जलकर राख हो जाती है और फिर उसे समझ आता है कि वो दिव्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो एक मेहनती लड़की है और जिसमें बहुत ताकत है। जादुई नेल पॉलिश की जादुई गुफा। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में पिया और जिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु एक दिन अचानक दोनों बच्चियों की मां सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पिया और जिया बहुत उदास रहने लगे। उन दोनों के पिता मोहन ये सोचकर कुछ समय बाद दूसरी शादी कर लेते हैं कि उनकी दोनों बेटियों को एक माँ मिल जाएगी जो उनका ठीक से ध्यान रख पाएगी। शादी के बाद उन दोनों बच्चियों की सौतेली माँ उनका ठीक से ध्यान रखने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिता मोहन की भी एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। तब से ही उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। वो ना तो उन दोनों बच्चियों को भरपेट खाना देती थी खाने के लिए, ना ही पहनने के लिए साफ सुथरे और अच्छे कपड़े। यहाँ तक कि उसने दोनों बच्चियों का स्कूल भी छुड़वा दिया था और उन दोनों से घर का काम करवाने लगती है। अपनी छोटी बहन जिया के साथ इतना बुरा बर्ताव देखकर पिया अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप जिया से घर का काम मत करवाया करिए। घर का जितना भी काम होगा वो सारा मैं अकेली ही कर लिया करूँगी। आप प्लीज उसका एडमिशन गांव के किसी सरकारी स्कूल में करवा दीजिए। इससे आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और जिया पढ़ लिख भी जाएगी, क्योंकि आसपास के बाकी सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर उसका भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। मुझे लगता है कि तेरी जुबान जरूरत से ज्यादा चलने लगी है, इसलिए आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे सामने अपनी बहन का एडमिशन करवाने की बात कर रही है। अगर तुम दोनों जैसे बेकार बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो मेरे घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। खबरदार, जो आज के बाद तूने कभी भी स्कूल में एडमिशन करवाने की बात भी की तो देख लियो, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा फिर। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ पिया को पीटना शुरू कर देती है।
अपनी सौतेली माँ को अपनी बहन पिया की पिटाई करते हुए देखकर जिया उनसे कहती है, माँ आप दीदी को मत मारिए, मैं आज के बाद कभी भी स्कूल जाने की जिद नहीं करूँगी और घर का सारा काम भी कर दिया करूँगी। मेरी वजह से आप दीदी को मत मारिए प्लीज। अब आई ना तुम दोनों लाइन पर। अगर आज के बाद कभी भी तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी बात न मानी या अपनी किसी भी प्रकार की जिद करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अपनी सौतेली माँ का इतना बुरा बर्ताव देखकर दोनों बहनें मजबूरी में चुप हो जाती हैं और अपने कमरे में जाकर रोने लगती हैं। तभी जिया अपनी बड़ी बहन पिया से बोलती है, दीदी ये घर हमारे माता पिता का है और ये तो हमारी सौतेली माँ है, इसलिए इस घर पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना इनका है। तो फिर क्यों हमारी सौतेली माँ हमें इतना मारती है और घर से निकालने की धमकी देती रहती है? हाँ जिया, ये घर हम दोनों का ही है। पापा ने तो इनसे हमारी खुशी के लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद हमारी सौतेली माँ हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगी। लेकिन बहन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और हर गुजरते दिन के साथ साथ उनकी सौतेली माँ का व्यवहार पिया और जिया के साथ और भी बुरा होता ही जाता है। और एक दिन तो हद तब हो जाती है जब पिया के हाथ से बर्तन धोते समय एक कांच का गिलास टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज सुनते ही उनकी सौतेली माँ किचन में जाकर पिया को मारने लगती है। तुम दोनों बहनों से कोई भी काम ठीक से नहीं किया जाता है, जब देखो तब कुछ न कुछ तोड़ती ही रहती हो। एक तो तुम यहाँ पर मुफ्त की रोटी तोड़ रही हो और दूसरी तरफ हमेशा नुकसान ही करती रहती हो। अब मैं तुम दोनों की वजह से तंग आ चुकी हूँ, अभी के अभी तुम दोनों मेरे इस घर से निकल जाओ। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर अब जिया से रहा नहीं जाता और वो भी पलटकर जवाब दे देती है, आप होती कौन हो हमें इस घर से निकालने वाली? ये घर हमारे पिता का है, ना कि आपका, और इस हिसाब से ये घर हमारा हुआ, तो आप हमें इस घर से नहीं निकाल सकती। अगर आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है तो आप इस घर से निकल जाइए, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ओह, तो बड़ी के साथ साथ छोटे का भी मुंह खुल गया है। आज तो मैं तुम दोनों को इतना पीटूंगी कि तुम जवान चलाना ही भूल जाओगी, और मैं भी देखती हूँ कि इस घर से आज कौन निकलेगा। इतना कहकर उनकी सौतेली माँ उन दोनों को झाड़ू से मारना शुरू कर देती है और मारते मारते उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद दोनों बहनें रोते हुए घर से चली जाती है और रोते रोते किसी दूसरे गांव में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जिया पिया से कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम दोनों क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब रहने का भी ठिकाना नहीं रहा। जिया तुम ऐसा करो, इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करो, तब तक मैं कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, और मैं जब तक ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है दीदी, मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूँगी, लेकिन आप जल्दी आ जाना क्योंकि अब रात होने वाली है। उसके बाद पिया अपनी बहन जिया के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए चली जाती है और वो आसपास के घर से किसी तरह 2 रोटी और सब्जी लेकर आ रही होती है। तभी अचानक रास्ते में उसे एक कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है जो उसकी तरफ खाने की आस में बहुत ही करुणा भरी नजरों से देख रहा होता है। पिया को उस पर दया आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, ये बेचारा भी लगता है काफी भूखा है, शायद इसने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया, इसी वजह से ये मेरी तरफ रोटी के लिए देख रहा है, लेकिन मेरे पास केवल 2 ही रोटी है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने हिस्से की 1 रोटी इसको दे देती हूँ। मैं अगर एक दिन नहीं खाऊंगी तो चल जाएगा, लेकिन इस बेचारे को रोटी नहीं मिली तो हो सकता है ये भूख की वजह से मर जाए। ये सोचकर पिया 1 रोटी उस कुत्ते के बच्चे को दे देती है। रोटी खाते ही कुत्ते का बच्चा जादूगर में बदल जाता है और पिया से कहता है, बेटी तुम बहुत ही नेक और दयावान हो। मैं जानता हूँ कि तुमने आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया,
और इतनी मुश्किल से तुमने केवल 2 रोटियों का इंतजाम किया था और उसमें से भी तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिला दी। इससे पता चलता है कि तुम्हारे मन में दूसरों के लिए कितनी दया की भावना है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश की गुफा बताता हूँ। उस गुफा में से तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले सकती हो और उन्हें बेचकर अपनी गरीबी दूर कर पाओगी और हमेशा के लिए एक खुशहाल जिंदगी जी सकोगी। जादूगर पिया को उस जादुई नेल पॉलिश की गुफा का रास्ता बता देता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद पिया जिया के पास पहुंचती है और उसे खाना खिला देती है और रास्ते में हुई पूरी घटना के बारे में भी बता देती है। इसके बाद अगली सुबह दोनों बहनें उस जादुई गुफा की तरफ चल देती है और वहां पहुंचकर वो देखती हैं कि उस जादुई नेल पॉलिश की गुफा में ढेर सारी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश रखी है और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। तभी जिया अपनी बड़ी बहन पिया से कहती है, दीदी आज ये साबित हो गया कि सच्चे और नेक इंसान के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता। जिसके साथ कोई नहीं होता उसका भगवान हमेशा साथ देते हैं और जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। अब इन नेल पॉलिश की मदद से हम अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी पाएंगे। हाँ जिया, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं इन जादुई नेल पॉलिश को बेचकर पैसे कमा लिया करूंगी और तुम्हारा अच्छे तरीके से ध्यान भी रख पाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई गुफा की जादुई नेल पॉलिश को बेचकर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने लगती है और कुछ समय में ही वो अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेती है। और जब उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं तो वो अपनी एक जादुई नेल पॉलिश की दुकान खोल लेती है और उसमें उस जादुई गुफा से मिलने वाले जादुई नेल पॉलिश को बेचना शुरू कर देती है। इससे वो दोनों अच्छे तरीके से रहने लगती हैं और पिया जिया का एडमिशन भी शहर के अच्छे स्कूल में करवा देती है। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। तो दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आपको समझ तो आ ही गया होगा कि रंग काला हो या गोरा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास काबिलियत है तो हम अपनी काबिलियत से दुनिया की हर जीत को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि काबिलियत को दुनिया सलाम ठोकती है।